बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टकराव जीत का और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। आज ग्रुप बी का तीसरा मैच कराची क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान ये मैच था जिसमें साउथ अफ्रीका ने 107 रन से एक अच्छी खासी जीत अपने नाम की है और अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान जिसके बारे में अब तक इस मैच से पहले तक की जो परसेप्शंस थी और बहुत सारी बड़े बड़े क्रिकेट के प्लेयर्स की जानिब से प्रोडिक्शंस की गई थी कि अफगानिस्तान टॉप 4 में आने वाली एक टीम होगी और एक फेवरेट टीम भी समझी जा रही थी। जो हमारे क्रिकेट लेजेंड्स हैं उनकी जानिब से जो तरजीह आए वो भी हमारे सामने थे और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाउट था। वो ये कि इससे पहले जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में खेलने गया तो साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा और उसके बाद जब रिसेंटली अभी ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई है तो साउथ अफ्रीका फाइनल तक भी नहीं पहुंच सका, जिसके बाद ये चहमगोइयाँ थी, ये सरगोशियाँ थी कि शायद साउथ अफ्रीकन टीम जो है उनका मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन है और उनके लिए ये चैम्पियंस ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा टफ साबित होगी। लेकिन जो आज गेम प्लान देखा गया और जिस तरह से साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों ने खेला है और ख़ासतौर के ऊपर हेनरिच क्लासन जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, लेकिन आज तो हेनरिच क्लासन भी नहीं खेल रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीकन जो टॉप ऑर्डर था, जो उनके बैट्समैन थे जिनमें रेयान रिकल्टन है जिन्होंने बड़ी उम्दा इनिंग खेली है और उन्होंने 103 रन्स बनाए हैं और अनफॉर्चुनेटली राशिद खान की बॉल के ऊपर वो आउट हो गए। क्रीज से निकले ही थे कि राशिद खान ने बड़ा अच्छा रन आउट किया और थ्रो की जिसकी वजह से वो आउट हो गए। इसी के साथ साथ टेम्बा बावूमा ने आज बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और जिस तरह की कराची की पिच थी इसके ऊपर चूंकि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग साइड है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट समझी जाती है और जिस तरह से फजले हक फारूकी या जिस तरह से राशिद खान बॉलिंग करते हैं और उनके जो यंग टैलेंट हैं नूर अहमद जिस तरह की वो जो है बॉलिंग करते हैं वो तो हम सब लोगों के सामने ही है। पिछला मैच इसी ग्राउंड के ऊपर हुआ था जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था। पाकिस्तान को शिकस्त का भी सामना करना पड़ता और शिकस्त की बड़ी वजह यह थी कि स्पिन बॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, स्विंग बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसी पिच के ऊपर ये परसेप्शन भी की जाती है या जो स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब भी दूसरी इनिंग जो भी टीम खेलती है तो वो जीत जाती है, चूंकि एक ड्यू का बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू नहीं आती या और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुबीन शाहिद साहब जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा मोहम्मद अब्बास जो कि फास्ट बॉलर हैं और टेस्ट क्रिकेटर है, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उनसे इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बढ़ेंगे मुबीन शाहिद साहब की जानिब और उनसे पूछेंगे कि ओवरऑल उन्होंने किस तरह जायज़ा लिया इस मैच का। और अफगानिस्तान बड़ी फेवरेट समझी जा रही थी कि टॉप 4 में जाएगी, लेकिन पहले ही मैच में अफगानिस्तान की जो कारकर्दगी सामने आई है, आप इसकी क्या वजूहत समझते हैं? जी हाँ, देखें बड़ा अच्छा आगाज़ है मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीकन टीम की जानब से और साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो हमेशा से मेरे ख्याल से बड़ी फेवरेट्स में रहती है जब भी टूर्नामेंट का आगाज़ होता है, किसी भी बड़े इवेंट का आगाज़ होता है। तो मेरे ख्याल से आज भी उन्होंने बड़े बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है और अगर ये भी कहा जाए तो गलत ना होगा कि अफगानिस्तान की टीम को मेरे ख्याल में कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह के उनके पास स्पिनर्स थे, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि इतना बड़े मार्जिन से ये इतनी आसानी से ये मैच साउथ अफ्रीकन टीम जीत ना पाएगी। लेकिन जिस तरीके से किल्टन ने आगाज़ किया साउथ अफ्रीकन बैटिंग का और फिर उसके बाद बेबूमा ने आके बड़ी ज़िम्मेदारी से जो है 50 किया, फिर उसके बाद आप देखें तो वेंडर डोसन ने जो है वो आके 50 किया, तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट पैकेज नज़र आया उनकी बैटिंग यूनिट के अंदर। हर एक ने जाके डिलीवर किया, जिम्मेदारी ली और उसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की, स्पेशली मैं रबाडा का जिक्र करूँगा जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट जो है वो एक टीम एफर्ट थी और बड़े बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया अफ्रीकन टीम ने। अफगानिस्तान के लिए जो है वो इतना अच्छा आगाज़ नहीं है कि उन्होंने अपनी सलाहियतों के हिसाब से मेरे ख्याल में उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से उनको परफॉर्म करना चाहिए था। स्पेशली जिस तरह के उनके स्पिनर्स थे उनको मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। मुबीन साहब, क्राउड भी आपने देखा होगा और जब क्राउड की इतनी ज़्यादा सपोर्ट हो और जब राशिद खान आए और राशिद खान जैसे ही आउट हुए उसके बाद हमने क्राउड को जाते हुए भी देखा। ये तब हुआ करता था जब बूम बूम आफरीदी क्रीज के ऊपर मौजूद हुआ करते थे और जैसे ही वो आउट होते थे तो पूरा का पूरा क्राउड जो है वो निकल जाया करता था। राशिद खान की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि जैसे कि कंडीशंस की बात की कि कंडीशन से तो अफगानिस्तान ज़्यादा फेमिलियर था, तो फिर कहाँ पर गलतियाँ नज़र आई आपको?
देखिए एक्चुअली मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो काफ़ी टाइम से जितने भी खिलाड़ी अफ़गानिस्तान के मोर देन 70% प्लेयर्स मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में ही खेलते रहे। उनका जो आगाज़ था क्रिकेट का वो पाकिस्तान से ही था। इवन राशिद खान का जिक्र करें, मोहम्मद नबी का जिक्र करें, तो उनको काफ़ी वो यूज़ टू है कंडीशन के साथ। फिर जो स्पोर्ट की आपने बात की है, डेफिनेटली यूएई की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान का ऑलमोस्ट वो सेकंड होम जो है वो कहलाता है क्रिकेट के अंदर, और बड़ी स्पोर्ट थी अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की टीम के साथ। लेकिन जिस तरह के राशिद खान का मैंने जिक्र किया, देखें मेरे ख्याल से जो उनके जितने अच्छे स्पिनर्स थे उनको जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए था, और अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन फिर मैं यहाँ पे जो है वो क्रेडिट दूंगा, जिस तरीके से अफ्रीकन टीम ने बैटिंग का मुजाहरा किया मेरे ख्याल से वो भी काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, और 300 रन जब भी आप बोर्ड पर लगा देते हैं तो उसके बाद चेस करना इतना आसान नहीं होता। चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब्बास भाई की जानिब बढ़ेंगे। अब्बास भाई, आपको कहाँ पर गलतियाँ नजर आई हैं अफगानिस्तान की जानिब से? जिस तरह का खेल पेश किया गया आज, स्पिनर्स तो बेशक आज महंगे तरीन साबित हुए हैं। नूर अहमद जो कि यंग टैलेंट है अफगानिस्तान का, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। लेकिन आप चूँकि फास्ट बॉलर हैं, कंडीशंस आप भी बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, तो फिर जहाँ पर रबाडा को इतनी आसानी हो रही थी बॉलिंग में, या शायद जिस तरह की रबाडा बॉलिंग करते हैं वो उनका रिदम ही ऐसा है कि वो इस तरह से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं अफगानिस्तान में किस किस जगह पर क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने आज सुबह भी बात की कि जो है फेवरेट साउथ अफ्रीका की टीम है, और आज के दिन की मैं बात करूँ तो मैं भी कराची में अवेलेबल हूँ। आज सारा दिन बादल छाए रहे कराची में और हल्का हल्का था। आपने देखा कि पिच पे घास था, ठीक है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, अपना बड़ी अच्छी बैलेंस साइड खिलाई। और जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम ने स्टार्ट किया, पहले 10 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 46 रन किए। उसके बाद अगले 10 ओवर में उन्होंने टोटल 20 ओवर रन थे। वहां से क्योंकि उनकी विकेट हैंड्स थी उनके पास, और एक्सीलेट किया। नेक्स्ट 7 ओवरों में उन्होंने 50 किए, और उसके बाद नबी ने उनको थ्रू दिलाया। दोनों तरफ से अच्छी क्रिकेट हुई, लेकिन बेहतर क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेली और इसी वजह से वो मैच जीती। और उनकी जो स्ट्रेंथ थी, आज उन्होंने सबको अलार्म बजाया कि हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। हालांकि यहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, ज़्यादा उनको मदद मिलती है, लेकिन आई थिंक कि आज थोड़े से बादल छाए हुए थे कराची में, थोड़ा सा घास भी था, तो उनके फास्ट बॉल बहुत अच्छी बॉलिंग की। और बैटिंग की बात कीजिए तो बैटिंग भी बहुत अच्छी की, स्टार्ट भी अच्छा किया, मिड ओवर्स बड़े अच्छे खेले, अच्छा। ठीक है अब्बास भाई, जैसे कि आपने कहा कि आप चूँकि वहाँ पर मौजूद भी थे, बादल भी थे, और पिच भी जिस तरह की हमें नज़र आई, और यहाँ पर यकीनी तौर के ऊपर स्विंग बहुत अच्छा होता है। और आज ख़ास तौर के ऊपर फास्ट बॉलर्स ने बड़ा तगड़ा गेम पेश किया। रबाडा जिन्होंने एक अच्छा खासा प्रेशर भी डेवलप किया अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर, और उनके अच्छे खासे सेटल्ड बैट्समैन को हिलाया भी। तो इसी तरह से अगर अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए तो कंडीशंस को जानते हुए भी इस तरह की गेम, और राशिद खान जिनसे हमेशा से ये उम्मीद की जाती है कि उनका जो 10 ओवर का स्पेल होता है और उस पर अगर वो विकेट्स निकाल लें तो गेम काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है अफ़गानिस्तान की जानिब। लेकिन आज ऐसा अब नहीं हो पाया। अब मैच के जो स्टैट्स हैं वो भी हमारे सामने है और इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू भी की जाएगी, लेकिन अभी शामिल करेंगे इसके अंदर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टकराव जीत का मैं आपको वेलकम बैक करेंगे। आज मुकाबला था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 107 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है अफगानिस्तान को। और उसके बाद अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान के लिए अगर मगर की जो चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी है, इसी तरह से अफगानिस्तान के लिए भी अब आगे सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। और अब चूँकि बात करेंगे आगे आने वाले सबसे बड़े टाकरे की, जो कि क्रिकेट की दुनिया में बड़ा टाकरा समझा भी जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है। और 23 फरवरी को दुबई के अंदर ये मैच होगा, और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज अपना पहला सेशन भी किया है। ऑल दो जो इंजरीज़ हुई हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्टार बल्लेबाज थे इससे पहले साइम अयूब, वो भी इंजर्ड हो गए, और उसके बाद फ़खर जमान, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज एन ओपनर फ़खर जमान के ऊपर रिलाय करती थी, वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। और इंजरीज़ का सिलसिला जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इसके ऊपर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहत हैं। और दूसरा ये कि ये जो अगर मगर का सिलसिला शुरू हो गया है और पाकिस्तान के लिए इसमें कितनी मुश्किल होगी, और इंडिया का जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच था उसको किस तरह से देखते हैं। मुबीन साहब,
इंडिया की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी बांग्लादेश के खिलाफ, किस तरह से देखते हैं आप उनके प्लेयर्स, खास तौर के ऊपर शुभमन गिल जिन्होंने सेंचुरी जड़ी है और उसके अलावा उनका साथ केएल राहुल ने भी दिया है। ऑल्दो अगर कोहली नहीं चल पा रहे या रोहित शर्मा जो कि उस तरह से फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब जो अगर मगर का सिलसिला है वो इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद क्या मज़ीद क्रूशल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पाकिस्तान की जो शिकस्त है उसके बाद से जो पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी में जो सर्वाइवल है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो वैसे ही उसमें पूरी दुनिया में वो बड़ी देखा जाता है वो मैच, उसमें बड़ा प्रेशर होता है उस मैच के अंदर, और उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि कौन सी टीम जो है वो टेक ओवर करेगी, कौन सी टीम जो है वो मैच जीतेगी। तो मेरे ख्याल से जो भी टीम जल्दी से जल्दी अपने नर्व्स पे काबू रखेगी तो अच्छा रिजल्ट दे पाएगी मैच के अंदर। डेफिनेटली जो इंडियन टीम है उनकी जो बैटिंग यूनिट है, अगर हम उसका जिक्र करें तो उसमें कंप्लीट बैटिंग यूनिट है उनकी, उसमें किसी जगह पे भी हमें ये नज़र नहीं आता कि कहीं पे भी जाके उनकी अगर ओपनिंग यूनिट की बात, ओपनिंग पेयर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो फिर भी वो उनकी एक कंप्लीट जो है हमें यूनिट नज़र आता है। लेकिन थोड़ा सा उन्हें जो दचका नज़र मिलेगा मेरे ख्याल से वो उनको बुमराह की सूरत में डेफिनेटली जो है वो मिलेगा। एक बड़ा नाम है उनकी टीम में, और आई थिंक अगर मैं ये बात करूँ कि 50% जो बोलेंगे इंडियन यूनिट जो है वो उस पर रिलाई करती है बुमराह के ऊपर, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक वो लॉस उनको होगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो कुछ नहीं कह सकते, जो भी टीम अच्छा खेलेगी ऑन द डे वाली बात है, ऑन द डे परफॉर्म करेगी डेफिनेटली जीतेगी। हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे जो एज है मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो इंडियन टीम के पास है। डेफिनेटली वो पहला मैच जीत गए हैं और ऑलमोस्ट वो सारे मैचेस अपने एक ही वेन्यू पर खेलेंगे मेरे ख्याल से, ये चीज़ भी उनके फेवर में जाते हुए नज़र आ रही है। फिर पाकिस्तानी टीम पहला मैच हारने के बाद से काफ़ी जो है वो प्रेशराइज है। फिर अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी टीम काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। अगर हम बात करें ओपनिंग यूनिट, ओपनिंग पेयर्स की बात करें तो साइम अयूब पहले हमें धचका लगा, वो अनफिट हुए। फिर उसके बाद फिर भी मेरे ख्याल से साइम अयूब के बाद भी अगर देखा जाए तो फ़खर जमान भी काफ़ी टाइम के बाद 3-4 सीरीज़ के बाद पाकिस्तानी टीम में उन्होंने कम बैक किया। तो मेरा अक्सर ये मैं ये बात करता हूँ कि आपको बैकअप्स पे काम करना चाहिए। जब भी आपके, अगर आपका साइम अयूब थे या फ़खर जमान थे, अब आप इमाम उल हक की बात करें, इमाम उल हक वापस वो पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन उन्होंने किया, स्टिल मैं ये समझता हूँ कि आपके पास दूसरी तरफ जो है वो ओपनर नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको बैकअप्स बनाने चाहिए। फिर हमारे पास जो स्पिन डिपार्टमेंट है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत ये कहूँगा कि पाकिस्तानी जो स्पिन डिपार्टमेंट है मुझे काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो ये दो जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे थोड़ा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमारी तमन्ना है पाकिस्तानी टीम के लिए। बेशक। अब्बास भाई की जाने बढ़ेंगे। अब्बास भाई, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उसमें बॉलिंग का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? और जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी को आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में देखा है, क्या लग रहा है किन चीज़ों के अंदर काम करने की ज़रूरत है? जाहिर सी बात है, बॉलिंग लाइनअप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो होपफुली शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्टार्टिंग लेके देंगे और इंडियन टीम को अंडर प्रेशर करेंगे। और उसके साथ नसीम शाह हैं, उसके साथ स्पिन अटैक भी है हमारे पास। तो हम उम्मीद करते हैं, बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि इंडिया को अर्ली विकेट्स लेके दें पाकिस्तान टीम को और इंडिया को अंडर कर सकें। बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रेशर का मैच होता है और पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई है। तो उम्मीद यही करते हैं कि एक अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान टीम जीतेगी और वापस कमबैक करेगी इस टूर्नामेंट में। अब्बास भाई, क्या लगता है जैसे कि एक नर्व्स गेम भी होती है, इस नर्व गेम के अंदर कैप्टन का कितना ज़्यादा किरदार होता है? और जिस तरह से कैप्टन टीम को लीड करता है, या जो क्रूशल मोमेंट्स आते हैं उनमें अपने बेस्ट बॉलर को ले आना, या फिर ऐसा बॉलर जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो शायद अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा है, इसमें कैप्टन का कितना किरदार होता है? जी, कैप्टन का बहुत बड़ा किरदार होता है। वो जज करता है चीज़ों को कि आज पिच क्या है और वेदर कैसा है, मेरा कौन सा बॉलर फॉर्म में है, कौन सा बॉलर कब यूज़ करना है। जैसे कि आज मैच हुआ तो मैंने बड़ा डीपली देखा, बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई स्टार्टिंग में। आप देखें कि जब साउथ अफ्रीका ने बैटिंग स्टार्ट की तो एक तरफ से एक फास्ट बॉलर को रन्स किए साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने, तो फौरन से अफगानिस्तान के कैप्टन ने उसको चेंज किया और नबी को लेके आया, उसने ब्रेक थ्रू दिलाया। उसके बाद फिर स्लोली स्लोली साउथ अफ्रीकन टीम बैटिंग साइड बढ़ने लगी और फिर जो है ना चेंज करके नबी वापस आया और उसने फिर जो है ना वो आउट करके दिया अपनी टीम को, तो ब्रेक थ्रू दिलाया। कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है, बेशक। वो जज करता है चीज़ों को कि स्पिन
स्पिनर हमारे काम आएगा इस टाइम, या फास्ट बॉलर को लेके, मीडियम पेसर्स को लेके आना है, और डिमांड क्या कर रही है कंडीशंस। तो जी इस वजह से आज बड़ी अच्छी क्रिकेट स्टार्ट हुई, लेकिन जी साउथ अफ्रीका ने बेहतर क्रिकेट खेली और इस वजह से वो मैच जीते। तो बिल्कुल ऑब्वियसली कप्तान का बहुत बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल। मुबीन शाहिद साहब, कप्तान का जैसे कि बड़ा बहुत किरदार होता है इसके अंदर। जिस तरह के न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच चल रहा था, एक वक्त के ऊपर तो हमें ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड 300 क्रॉस नहीं कर पाएगी, जिस तरह की बॉलिंग सामने आई और जिस तरह से डिसीजंस लिए गए ऑन ग्राउंड और फील्ड के अंदर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से लिए। लेकिन एक टाइम आया, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? मैं भी एक बतौर क्रिकेट फैन, एक वक्त ऐसा लग रहा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बेटर, इस क्रिकेट टीम से बेटर है ही कोई टीम नहीं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इस तरह से छक्के चौके शुरू हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। वजूहात क्या हैं कि आप जो आखिर वाले ओवर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रन खा जाते हैं? देखिए डेफिनेटली मेरे ख्याल से देखें 3 दफ़ा हम मैच हारे हैं, 3 दफ़ा हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं। 10 दिनों में 3 मरतबा हम न्यूजीलैंड से हार गए हैं, अपनी कंडीशंस में हार गए हैं। देखें पाकिस्तान से बेहतर पाकिस्तान की कंडीशंस को कोई भी नहीं जानता। अगर हम कराची की बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हमें पिच नज़र आया, हल्का सा घास नज़र आया। अर्ली ऑन उसने फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट भी किया, लेकिन कराची का जो मैच जो पिच था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वाले मैच में, उसमें देखें फिर बात वही आती है कि मेरे ख्याल से जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है हमारी, जो स्पेशली जो स्पिनर्स हैं, नो डाउट इब्रार बहुत ही अच्छे जो हैं वो स्पिनर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि एक आधा रिस्क स्पिनर जो है स्टिल उसकी कमी पाकिस्तान को जो है वो महसूस हो रही है, और उस मैच में भी महसूस हुई। आप देखें कि जो न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स थे उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बॉलिंग की, उन्होंने कितनी टाइट लेंथ पे बॉलिंग की, उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुल के खेलने नहीं दिया। तो उन्होंने अपने स्पेशली सेनेटर ने जिस तरीके से बॉलिंग की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस का जो है वो इस्तेमाल किया। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अब क्योंकि बात हार या जीत की नहीं होती, देखें बात होती है कि जब आप मैदान में उतरते हैं तो क्या आपने अपने 100% रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया है, कि आप अपनी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं कि आपने अपने सिलेक्शन आपने 100% मेरिट पर की है। आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन जो है उस पे ऊपर बात करनी चाहिए। देखें हार जीत तो बात का मैटर है, आपको अपनी जो 100% स्ट्रेंथ थी मेरे ख्याल से जो वो लेके जानी चाहिए। बाईपास वाला जो एक चैप्टर है वो हमें क्लोज करना चाहिए। देखें काफ़ी सारे खिलाड़ी हमारे प्लेइंग 11 में ऐसे हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। अगर हम बात करते हैं इमामुल हक की, तो ऑलमोस्ट वो काफ़ी, हम 1 साल के बाद पाकिस्तानी टीम में वो कम बैक करेंगे। अगर हम बात करते हैं खुशदिल शाह की, हम बात करते हैं फ़हीम अशरफ की, हम बात करते थे फ़खर जमान की, तो मेरे ख्याल से वो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन्हें हमें जो है जिन पर हमें काबू पाना है। और अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है हमेशा हम उससे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एकदम से हम सरप्राइजेस देते हैं मेगा इवेंट से पहले। तो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं कि जो अननेसेसरी हमने की हैं, और ख़ुद से प्रेशर जो अपने ऊपर बिल्ड किया है। और अपनी कंडीशंस के अंदर भी देखिए, इससे पहले हम तीनों जो वनडे सीरीज़ थी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहाँ जाके हम जीते, हमने जिम्बाब्वे में जाके जीती, हमने साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज़ जीती, लेकिन पाकिस्तान में आके हम ट्राई नेशन सीरीज़ से भी जो है वो भी हम हार गए, और हम जाके चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में भी जाके हार गए। तो मेरे ख्याल से अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस था कि जो पिछले 5-6 माह में जो हमने एक टीम बनाई हुई थी, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, हमने उसको कैरी क्यों नहीं किया। बिल्कुल। अब्बास भाई से जानेंगे। अब्बास भाई, जैसे कि आप इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है और जिस तरह का इन्वायरमेंट है वो भी आपके सामने है, और पाकिस्तान टीम का पाकिस्तान में ही हार जाना, ख़ास तौर के ऊपर कराची ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान टीम का हार जाना, उससे पहले पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जाकर ही वाइट वॉश उनको करता है, ट्राई सीरीज़ का फाइनल तक पाकिस्तान हार जाता है। तो इसकी आप वजूहात क्या समझते हैं? क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या जिस तरह से रिजवान खेलने के लिए आए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, आपको क्या उनका इंटेंट नज़र आया, या इंटेंट से मुराद क्या होता है? आप भी एक प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटेंट क्या होता है? आप देखें कि ऐसी बात नहीं है कि हम अच्छा नहीं खेले। उस दिन न्यूजीलैंड से हम अच्छा नहीं खेले, इसकी वजह से हम मैच हार गए, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा अनलकी भी रहा। आप देखें कि साउथ अफ्रीका में हम कैसे मैच जीते, जब एज ए ओपनर आपके जो टॉप के 3 बैट्समैन हैं उनमें से जो बड़ी इनिंग खेली जाती है और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में एक बड़ी खेली जाती है, तो आपके रन 300 प्लस हो। अनफॉर्चुनेटली टाइम अनफिट हो गए, वो बड़ी अच्छी में था। उसके बाद जो हम नेशन सीरीज खेली, में मुझे लगता है, मेरा ये थोड़ा बहुत ये कहता है कि फाइनल में हमने मुश्किल कंडीशंस को चूज किया कि हमारी अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हम चैंपियन ट्रॉफी ज़रूरी है तो हम उसमें एक
मुश्किल तैयारी के साथ जाएं, मुश्किल पहले हम उसकी तैयारी कर लें मुश्किल टाइम पे, और हम इजी उस चीज़ को लें। अगर हमारे पास मुश्किल वो आ जाता है, जैसे हमने वो उसको बैटिंग चूज किया, तो हम चैंपियन ट्रॉफी में उसको यूटिलाइज कर इसी के सकें। ऊपर बात और करेंगे अब्बास भाई। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि अब आगे आने वाला टाकरा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 23 फ़ेब को इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मैच होने जा रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर अगर ओपनिंग पेयर की बात की जाए तो इससे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट पे ये राय लेंगे कि ओपनिंग पेयर बेस्ट क्या हो सकता है, और इमामुल हक जिस तरह से टीम के अंदर वापस आए हैं तो क्या किस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को उनसे की जा रही है। हमारे साथ रहिए। टकराव जीत का में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और पाकिस्तान और इंडिया का जो 23 फरवरी को होने वाला मैच है उसके ऊपर हमारे पैनलिस्ट से हमारी गुफ्तगू जारी है। और जिस तरह से मुबीन शाहिद साहब ये कह रहे थे कि जिस तरह से इमामुल हक की शमूलियत हुई है इस टीम के अंदर, हमारी बेंच स्ट्रेंथ कहाँ पर है, और इसी बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे यंग प्लेयर्स थे जिनमें हसीबुल्ला हैं, इनके अलावा मोहम्मद हारिस है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें पाकिस्तान को अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे रखना ज़रूर चाहिए था। इससे माजी में चले जाते हैं जिस वक्त रमीज़ राजा एज अ चेयरमैन पीसीबी काम किया करते थे, वो अपने जो बेंच स्ट्रेंथ थी उनको अपनी मेन टीम के हमरा भेजा करते थे, और उनको ये दिखाया करते थे कि ये इस तरह से इन्वायरमेंट होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह की होती है, उनको साथ भी देता कि उन प्लेयर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। लेकिन आज जब पाकिस्तान को इंजरीज़ का सामना करना पड़ा है तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ में ऐसा कोई नहीं था जिसे टीम में शामिल किया जाता। अलबत्ता लेना पड़ा तो इमामुल हक को ही लेना पड़ा, जिनके ऊपर माजी में एक पर्ची का दाग भी लगा करता था, और अभी तक बहुत सारे पर्ची के दाग लगते हैं, जिसके ऊपर वसीम अकरम साहब जो कि क्रिकेट लेजेंड है उन्होंने भी इसके ऊपर खुल के गुफ्तगू की है कि जब पर्ची का आप नाम लेते हैं तो ये एक प्लेयर के लिए डिसग्रेस होता है, और ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट भी करता है। खुशदिल शाह के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन खुशदिल शाह ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वो भी हमारे सामने है। इमामुल हक को अब मौका दिया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, देखेंगे कि वो किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। मुबीन शाहिद साहब से ही पूछेंगे क्या लग रहा है आपको इमामुल हक की शमूलियत के बाद, क्या आपको एक बैटिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है मुबीन साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बात करें इमामुल हक की, तो मेरे ख्याल से ये कहना कि पर्ची कहना बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इमामुल हक के साथ बड़े बेहतरीन बल्लेबाज हैं और बड़ा उन्होंने परफॉर्म किया। रिसेंटली डोमेस्टिक भी देखें वो पूरा जो है ना एक डोमेस्टिक में परफॉर्म करके अपना आप दिखा के वो कम बैक उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी लेट उनको आप टीम में लेके आए हैं। देखें, अब्दुल्ला शफीक से आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, आप बैकअप्स की जब बात करते हैं, अगर अब्दुल्ला अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब जो है वो अनफिट हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे, हम परफॉर्म नहीं करेंगे। एक सेट बैकअप पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली है, लेकिन बैकअप्स जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। और बैकअप्स किसी भी इवेंट से पहले, देखें 6 महीने साल पहले रखा जाता है कि अगर कोई भी प्लेयर अल्लाह ना करे, कोई भी आपका जिस तरह हमारे अब सुपर स्टार्स हैं माशाल्लाह, मैं कहूँगा मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर, अल्लाह ना करे अगर उनमें से कोई एक भी इंजर्ड हो जाता है तो क्या हमारे पास बैकअप में क्या है? बैकअप के लिए आपके पास 6 महीने से साल टाइम होता है, आप उसमें अपने बैकअप्स बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक से उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ, हमने उनको ड्रॉप किया जो भी था, लेकिन मेरे ख्याल से अगर अब्दुल्ला शफीक से परफॉर्म नहीं हो रहा था तो वहाँ पर ही आपको इमामुल हक को टीम में शामिल कर लेना चाहिए था, या शान मसूद को आप टीम में शामिल कर लेते। वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से बड़ा अच्छा जो है वो रोटेट करते हैं स्ट्राइक को। तो मेरे ख्याल से इमामुल हक की जो पाकिस्तानी टीम में शमूलियत है ये काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 5 और 6 पे स्टिल हम देखते हैं कि वहाँ पे भी हमारे पास 3-4 बल्लेबाज सेम रोल के लिए हैं। नंबर 5 पे भी खेलने के लिए, 4 पर भी खेलने के लिए, 6 पर भी खेलने के लिए। तो यहाँ पे शायद हम एक आधा जो स्पिनर था वो अपने स्क्वाड में ऐड कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली अब फ़खर जमान के अनफिट होने के बाद जो है वो हमारे पास दूसरे ओपनर फिर नहीं है। इमामुल हक पहले फ़खर थे, लेकिन फिर भी हम साथ देख रहे थे कि कौन ओपन करेंगे। बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो आपको काफ़ी टाइम से परफॉर्म करके दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तमाम तो जो तोपों का रुख होता है वो भी हमेशा बाबर आजम की जानिब होता है मेरे ख्याल से। अब बाबर आजम जब T20 में ओपन करते थे तो बहुत सारे लोग तनकीद करते थे कि ये T20 में ओपन क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब उनको जो है वो ओपनर का रोल भी दिया गया और वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं टीम के लिए। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को भी बिठा के बात करनी चाहिए कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं, अगर वो नंबर 3 पे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकते हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, तो उनको वहाँ पर खिलाना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। तो अगर बैकअप्स की बात करें, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। इसे अब्बास भाई इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। देखिए 4 साल के बाद हमने अब्बास भाई को भी टीम
में जो है वो कम बैक करवाया। अब्बास भाई का बैकअप हमने नहीं बनाया। अगर हमने 4 साल में 5 साल में हमें अब्बास भाई का बैकअप नहीं मिला, 14 साल में मोहम्मद आमर का बैकअप नहीं मिला, हम बार बार आमर को हमने जो है वो कम बैक करवाया। और उनकी देखिए उस चीज़ की रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है कि जो भी उनकी जो ज़ाती उनका फैसला था खेलने ना खेलने के हवाले से, लेकिन फिर भी हम बैकअप्स की जब बात करते हैं, जब हम एक लंबे टाइम की बात करते हैं, तो फिर भी हमें चाहिए हम आगे की सोचें, अपने डोमेस्टिक पे जाके फोकस करें और बैकअप्स बनाएं। और किसी भी इवेंट से पहले स्पेशली मैं बात करता हूं कि वहाँ पे जो आपका कम्बिनेशन है वो आपको 5-6 महीने पहले बना देना चाहिए। और गाए बगाए आपको बीच में जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको 1-2 नाम ऐसे, अगर ओपनर दें तो एक आधा ओपनर एक्स्ट्रा लेके चलें, तीसरे ओपनर को भी कभी कभी खिला दें, 3 फास्ट बॉलर तो 5 लेके चलें, 2 स्पिनर तो 3 लेके चलें। तो फिर जाके आप जो है वो अगर आप इंजरी भी होती है किसी प्लेयर को तो फिर आप वहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। अब्बास भाई की जाने बढ़ते हैं। अब्बास भाई, आपको हमारा पेस अटैक कैसा दिख रहा है? शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि पहले ओवर में वो लाजमी विकेट लेंगे, और इससे पहले ट्वाइस सीरीज़ हुई उसमें शाहीन शाह काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए भी दिखाई दिए। हारिस रऊफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस ये हो रही हैं कि हारिस रऊफ़ भी इंजरी के बाद वापस आई हैं, और इसके जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होना था उससे कबल पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि हमारे लिए हारिस रऊफ़ के ऊपर कोई डाउट नहीं है। हारिस रऊफ़ प्रॉपर आकर नेट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और थोड़े एक्सपेंसिव दिखाई दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप किस तरह से देख रहे हैं हारिस रऊफ़ की बॉलिंग को? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स इंजरीज को फेस कर चुके हैं, और इंजरीज के बाद आके सेटअप में थोड़ा सा मुश्किल होता है। शाहीन जब घुटने की इंजरी के बाद आया तो वो भी थोड़ा सा हमें उसमें एरर नज़र आए उसकी चीज़ों में, लेकिन डे बाय डे उसमें इम्प्रूव आई। अ, उसके बाद बात की जाए नसीम शाह की, तो उसको भी शोल्डर इंजरी हुई, उसके बाद वो भी सेटल डाउन होते हुए नज़र आए। और हारिस ड्यूरिंग ट्राई नेशन सीरीज उनको इंजरी हुई, लेकिन थैंक्स गॉड कि वो ठीक हैं, उन्होंने बॉलिंग की और एक आध मैच लग जाता है। जैसे मैंने पहले बात की कि हम साइम भी अनफिट हुआ, और उसके बाद जब हम न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच था तो फ़खर जमान हमारा, तो इसका काफ़ी हुआ पाकिस्तान टीम। तो लेकिन शायद अब वापस आऊँ मैं बॉलिंग पे। बॉलिंग में पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा आउट करने वाला पहले ओवर में वो शाहीन अफरीदी है, और हम होपफुल हैं कि वो इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेके देंगे। और उसके बाद जब टून सेट होगी अर्ली विकेट देंगे, उसके बाद नसीम और हारिस भी अच्छी बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह। और कंडीशंस जिस तरह से पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, आपको क्या लगता है कि दुबई में भी कंडीशन से पाकिस्तान शायद ज़्यादा फेमिलियर होगा, तो कंडीशंस का कितना इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तानी पेस अटैक्स के ऊपर, और ख़ास के ऊपर जिस तरह से स्विंग की बात की जा रही है कि उन ग्राउंड्स के ऊपर स्पिनर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मुबीन साहब भी यही कह रहे हैं कि एक आध रिस्ट स्पिनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अबरार अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अबरार अहमद की अगर बॉलिंग को देखा जाए और उसी मैच के अंदर न्यूजीलैंड की बॉलिंग को, और ख़ासतौर पर ग्लेन फिलिप्स जो कि ऑलराउंडर, जिस तरह की वो फील्डिंग करते हैं, उसके साथ साथ जिस तरह से उनका बॉल स्विंग हो रहा था, आप इन सब चीज़ों का मुआवजा किस तरह से करते हैं? आप देखें कि अभी तक ट्राई नेशन सीरीज और पहले जो 2 थे उसमें तो स्पिनर्स का रोल काफ़ी था, और स्पिन ने ही मैचेस ऑलमोस्ट जितवाए मिड ओवर में। लेकिन आज वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था, इस पे हल्का फुल्का घास भी था, तो आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के 4 फास्ट बॉलर खेले और उन्होंने मैच जितवाया अपनी टीम को, सिर्फ एक स्पिनर खेला। तो डिपेंड करता है कि उस दिन जिस दिन मैच है उस दिन पिच कैसी बनती है, वेदर कैसा होता है, और उसके मुताबिक ही बॉलर्स को बॉलिंग, ये जो अच्छा करे उनको मैक्सिमम बॉलिंग करवाई जाए, और उससे टीम को फायदा मिल सकता है। ऑन द डे जो अच्छा करता है उसी को फ़ायदा होता है। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, और अब इंतज़ार है तो पाकिस्तान और इंडिया के सबसे बड़े टाकरे का, जो कि 23 फ़रवरी को होने जा रहा है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्रिकेट फैंस मायूस नहीं होते हैं, दुआएं और हमेशा से दुआएं ही काम पाकिस्तान के लिए आती हैं। बेशक पिछले वर्ल्ड कप का जायज़ा ले लिया जाए या हमारी तारीख देख ली जाए, 92 के ODI वर्ल्ड कप के बाद 2009 का T20 वर्ल्ड कप आया, उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आई। चैंपियंस ट्रॉफी जब 2017 की हो रही थी
उस वक्त भी बहुत ज़्यादा क्रूशल मैचेस आए जिनमें दुआएं बहुत ज़्यादा काम आई। तो 2025 में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और 23 फ़रवरी को जो दुबई के अंदर मैच होने जा रहा है, उम्मीदें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा कम बैक करेगी और इंडिया को वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जीत का टकराव से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।